बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बाज़ औक़ात आपके सामने ऐसी ख़बरें आती हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप गुस्से में भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात आपको बहुत हंसी आती है। और कुदरत एक ऐसी चीज़ है, ये आपको वहाँ ले जाकर मारती है। यानी जो भी फ्रॉड करता है, बेईमानी करता है और धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो जब बेनकाब होता है तो बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन हो जाती है। मुझे एक वाक़या छोटा सा याद आ गया, मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मुझे अभी हंसी क्यों आ रही है और मैं आपको क्या सुनवाने वाला हूं। वाक़या ये है कि एक दिन मैं एयरपोर्ट पे गया और उससे पहले मुझे रोक दिया गया था। ये पुरानी बात है, तो काफ़ी पुराने पंगे चल रहे हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे वो जो ऑफिसर बैठा हुआ था कहता, इमरान भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और अगर मैं उस दिन होता ना तो मैं आपको निकाल देता। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी आप अगर उस दिन आपका नाम बेशक किसी लिस्ट में भी होता, मैं आपको फिर भी एयरपोर्ट से बाहर पाकिस्तान से भेज देता। मैंने उससे कहा ये गैर कानूनी है, जब लिस्ट में नाम है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं इमरान भाई आप मुल्क के लिए इतना करते हैं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा अगर लिस्ट में नाम हो तो तुम बाहर भेज सकते हो। अब मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे दिमाग में सवाल है कि कैसे भेज सकता है। उसने कहा इमरान भाई 100 तरीके होते हैं। और उसी वक्त उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ के ऐसे मशीन के सामने किया और दोबारा मेरा नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट था। तो उसका चेहरा उतर गया और मैं घूमकर उसके पीछे आया। मैंने कहा दिखा। उसने कहा सर आपका तो नाम है। मैंने कहा अब निकाल। तो वो जो उसके साथ हुई ना उस वक्त, अब बड़ी बढ़के मार रहा था 1 मिनट पहले और वो बहुत ज़्यादा कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो बेचारा मुझे खुश करना चाह रहा था, लेकिन एकदम उसका मुँह उतर गया और बिल्कुल बेबस हो गया। तो मुझे ना ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना वो बंदा भी याद आया। ये ज़रा स्टेटमेंट सुने आप। ये मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट है। जब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बताया है कि मैं मुज़ाकरात करने जा रहा था नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की तरफ से और इक़्तिदार की भीख हम मांग रहे थे, हम कोई डील कर रहे थे, डील के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। जनरल बाजवा ने तो नवाज़ शरीफ को कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने सही तरह पैगाम रसानी नहीं की, वरना मैं तो उसी वक्त इमरान खान का तख्ता करने वाला था। फिर जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ की मुबैना मुलाकातें, फिर जनरल बाजवा का जनवरी में एक्टिव हो जाना और PMLN की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। जब से ज़ुबैर साहब ने ये बात की है ना, तो जिस वक्त ज़ुबैर साहब और PMLN जनरल बाजवा से मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज़ क्या कह रही थी, ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मज़ा नहीं आएगा। ये ज़रा आप सुने आप। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते तो वो रास्ता आता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये तो पूरी कौम मान गई कि जितने अच्छे तरीके से वो जो जूते साफ करने वाला रास्ता है वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आता है कि अपने भाई को भी पता नहीं चलने दिया और खामोशी से जूते साफ कर दिए। यानी ये रास्ता किसी और को इतना अच्छा नहीं आता। ये एग्जैक्टली उन्हीं दिनों के स्टेटमेंट्स हैं मरियम नवाज़ के, जिन दिनों में वो इनकलाबी बनने का ड्रामा करते थे। यानी एक तरफ इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम जूते साफ करने वाले नहीं हैं, और दूसरी तरफ खुफिया अंदाज में जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात करने वालों को बताया जा रहा है कि खबरदार, खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इवन शहबाज शरीफ पे भी एतबार नहीं किया, उसको भी नहीं बताया। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ चल रही है और जितने दिन तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंकशाफात करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट जो है ये मुझे बार बार याद आता रहेगा। अगर मैं आपको दोबारा भी सुनाऊं तो माजरत, इसको सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरी कहानी नज़र आ रही है। एग्जैक्टली मुझे पूरी कहानी नज़र आ रही है कि जिस वक्त आप, हैरत की बात है, जिस वक्त आप चोरी कर रहे हैं उस वक्त आप चोरी के खिलाफ वाज भी कर रहे हैं। जिस वक्त आप डकैती मार रहे हैं उस वक्त आप डाकुओं के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। जिस वक्त आप जमहूरियत के दावे कर रहे हैं उस वक्त आप जमहूरियत पे शब खून भी मार रहे हैं। जिस वक्त आप इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं उस वक्त आप बहुत अच्छे से बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मुनाफकत और इससे बड़ी 2 नंबरी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी और सियासी जमात को करते हुए नहीं देखा। वो पीपल्स पार्टी के दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार असी भी हैरान हो गए। यानी वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि हम इनके साथ काम तो कर रहे हैं, मजबूरी है। मामला ये है ना कि इमरान खान के खौफ से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
वो पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन वालों को डराते हैं, खबरदार हमने तुम्हें छोड़ दिया अडियाला चले जाओगे। तो पीएमएलएन वाले उनको डराते हैं कि अगर तुमने हमें छोड़ दिया हम तो जाएंगे, तुम भी अडियाला चले जाओगे। दोनों को पता है कि दोनों ने जो किया इस मुल्क के साथ, जाना तो पड़ेगा जेल में, अडियाला जाना पड़ेगा या कोट लखपत जाना पड़ेगा, तो जेलों के चक्कर तो लगेंगे। अब एक दूसरे को डरा रहे हैं दोनों अडियाला से कि यार मिलके बैठे रहते हैं वरना इमरान खान दोनों को अडियाला में भेज देगा। तो इमरान खान को अडियाला से बाहर नहीं आने देना। फिलहाल तो इमरान खान साहब जेल में, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन इन खबरों से बड़ी एक और खबर है, और ये बड़ी संजीदा खबर है। वो खबर ये है कि चीनी वजीर ने मुलाकात की है पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ, और ये एक अहम डेवलपमेंट है। उनका जो स्टेटमेंट है पहले आप वो सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, और दो ही चीज़ें हैं जो डिप्लोमेट ने अपने जो उन्होंने पूरी एक तहरीर दी थी, डिप्लोमेट ने आर्टिकल लिखा हुआ था, उसके अंदर वो दो चीज़ें शामिल थी उनकी खबर में। और वो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर कह रहे थे कि वो डाउनग्रेड हो रहे हैं, उस तरह नहीं है जैसे पहले थे। लेकिन दो चीज़ों की निशानदेही की थी, उन दो चीज़ों की निशानदेही हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर एक, उनका सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस इशू है। नंबर दो, उन्हें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का बड़ा सीरियस इशू है कि जो मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सकता अंदरूनी तौर पे, उसके अंदर कारोबार नहीं किया जा सकता। अब चीनी वजीर ने क्या कहा, जरा सुन लें। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और ये चाइनीज़ वो लोग नहीं है जो आए और आकर तकरीर कर दें। ये शहबाज शरीफ की तरह नहीं है कि उधर गए तो अरबी बोल दी, उधर गए तो चाइनीज़ बोल दी, उधर गए तो फलां ज़बान बोल दी, फलां जगह पे तो अंग्रेज़ी बोल दी टूटी फूटी। ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं नपातुला बोलते हैं, उनके पीछे पूरी उनकी रिसर्च होती है और उनके मुल्क की पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। हमारे लीडर तो जो मर्जी जहाँ मर्जी बोल देते हैं। बहरहाल चीनी वजीर ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। यानी चीन ये समझता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। यानी चीन ये समझता है कि इदारे और सियासी जमातें इस वक्त शायद मिलकर नहीं चल रहे। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत को बेहतर बनाना होगा, ये दूसरा इशू आ गया उनका। मैंने आपको दो इशू कहे थे ना, ये दोनों उन्होंने बोल दिए। चीनी वजीर ने अपने मुंह से बोल दिए। जो लिखा हुआ था डिप्लोमेट में, या जो हम बता रहे थे, जिनके ऊपर एहसन इकबाल ने 25 मिनट अपने मुंह से झाग निकाली, बड़े गुस्से के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा मलबा उठा के एक सियासी जमात पे और सहाफियों पे डाल दिया। अब वो चीनी वजीर अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इदारों को और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत को बेहतर करना होगा। अब ये इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से इन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मशावरती मैकेनिज्म के इजलास के इनकाद जो है वो खुशाइंद है। पाकिस्तान में चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। पाकिस्तान और चीन दोनों, पाकिस्तान और चीन की तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगी। चीनी की आदत दोनों मुल्कों की दोस्ती को अहमियत देती है और जो मायदे हो रहे हैं उनसे नए मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। आपको सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी अपनी अपनी ख्यालात का इजहार किया। लेकिन चीन ने दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं, यानी ये दो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक, पाकिस्तान मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि चीन अगर पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है तो ये तो नहीं होगा कि अभी हुकूमत गिर गई, अभी हुकूमत बन गई, या एक ऐसी हुकूमत बन गई जिन पे पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं कर रही, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा, जिनकी हुकूमत बनी है वो चलने नहीं दी जा रही, सूबों के दरमियान अलग किस्म की लड़ाई फैलाई जा रही है। तो इन सारी सूरतों में कोई भी मुल्क सरमायाकारी नहीं करता, बल्कि जो उस मुल्क के अंदर सरमायाकार होते हैं वो भी भाग जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस इशू है और वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी को लेकर ख़ास तौर पर वो परेशान है। बहरहाल ये एक खुश आइन चीज़ है कि मिलकर बैठे, कम से कम बातचीत तो शुरू होना। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान में कैसे लाना है ये चाइना नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के अंदर इदारों को फैसला करना पड़ेगा। और अदलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पब्लिक ने मैंडेट जिनको दिया उनके हवाले अवामी मैंडेट किया जाए, हुकूमत उनके हवाले की जाए, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। या पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए दोबारा इलेक्शन भी करवाने पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इस्तेहकाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम आ गया तो माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, और साथ ही जो है वो आपके दहशतगर्दी के मामलात या सिक्योरिटी के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि
हमने मुज़ाकरात किए तो नून लीग की हुकूमत चली जाएगी। ये वो गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ जेल में। उन्होंने कहा कि नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें, अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। और गैर रस्मी बातचीत वो कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए नहीं करना चाहता। पहले भी कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फ़ायदा होता है, मुझे मुतमईन कर दें, मैं पीछे हट जाता हूँ। इमरान खान ने कहा ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। महमूद खान अचकज़ई क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, उनके पास ये मैंडेट है हमारी तरफ से, अगर वो कोई पेशकश लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे। हमने महमूद खान अचकज़ई को सियासी इत्तेहाद के साथ बातचीत करने की इजाज़त दी हुई है। नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें और क्या मौसम की बात करें, अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, जो तकलीफ दे बात है। मौजूदा हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बना सकी। मुल्क को सर्जरी और मैंडेट वाली हुकूमत की ज़रूरत है जो रिफॉर्म्स करके मुल्क को बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मौजूदा बजट ने साबित किया कि मैंडेट के बगैर हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल अफराद और कौम पर टैक्सों की बारिश कर दी गई है। 1 जुलाई को आने वाले बिजली के बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे। बिजली बहुत कीमत बढ़ रही है, अभी एक नई खबर भी आई है, दोबारा से इन्होंने नए टैक्सेस लगा दिए हैं और ठीक ठाक टैक्सेस लगा दिए हैं, फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए हैं बिजली के बिलों के ऊपर। और आने वाले दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा बिजली की कीमत इस हुकूमत ने बढ़ा दी है, यानी बढ़ाते बढ़ाते कई गुना बढ़ा दी है। ये तो बिजली सस्ती करने आए थे, पेट्रोल सस्ता करने आए थे, डॉलर सस्ता करने आए थे, डीजल सस्ता करने आए थे, पाकिस्तान की सारी अशियाए ज़रूरत सस्ती करने आए थे। सस्ती करने की बजाय डबल कीमतों पे, 3-3, 4-4 गुना कीमतों पे इन्होंने सारी चीज़ें पहुंचा दी है। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर गंडापुर से किए गए वादे को तोड़ा गया। मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो वो ओवन बन जाता है, और केपी में तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। आप गौर करें इस आदमी के ऊपर, अजीब आदमी नहीं है। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि गर्मी क्या होती है अपने कमरे की मिसाल दे रहा है, शिकवा नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि मेरा छोटा सा कमरा है, वहां पे जब पंखा बंद हो जाता है ना तो वो ओवन बन जाता है, तंदूर बन जाता है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा उसके अंदर गर्मी हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक। अब जेलों में लाइट कैसे जाती है और पंखे कैसे बंद होते हैं, ये हम सबको आइडिया है। जो लोग जेलें काट कर आए उन्हें पता है कि 2 ग्रिड होते हैं जेलों के लिए। वो ये जानते हैं कि वहां पे एक्स्ट्रा बैकअप हमेशा मौजूद रहता है। अगर इमरान खान का पंखा बंद हो रहा है तो उसके पीछे क्या कहानी है। साबिर शाकिर साहब का ये क्लेम है, वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार ये काम इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है कि उनका पंखा बार बार बंद हो जाता है इस जून की गर्मी के अंदर, अंदाजा कर लें आप। और वो आदमी इसका शिकवा नहीं कर रहा। कैसा आदमी है, वो ये कह रहा है कि देखें मेरा पंखा बंद होने से ये जो मेरा छोटा सा कमरा है ये ओवन बन जाता है, तंदूर बन जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके पंखे 22 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। उसको आज भी अपनी आवाम की फिक्र है, वो आज भी अपने लोगों की बात कर रहा है। अपनी गर्मी की, अपने पंखे की सिर्फ उसने मिसाल दी है। वो कोई एसी नहीं मांग रहा, बिजली नहीं मांग रहा आपसे। वो ये कह रहा है कि मेरे लोगों को उनका हक दे दिया जाए। फिर उन्होंने कहा मेरे छोटे से कमरे में पंखा बंद होता है, ओवन बन जाता है, और केपी में 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की चोरी पुराना मसला है, हैदराबाद, सिंध, कोयटा में भी बिजली चोरी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अली अमीन गंडापुर को बुरा भला कह रहे होंगे, वो कहाँ जाए। उनका कहना था कि मैं अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से कभी मैंने इनकार नहीं किया। सुपरिटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकाल देता है। शेर अफजल मरवत लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। मुल्क में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रुपिंग मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हैं खजाना खाली है, दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी तशहीर पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। अडियाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ बुध से केस दायर करेंगे, जिसके लिए हदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने के लिए कहा, यह अदलिया की तौहीन है। सीनियर वजीर के बयान के बाद यह जाहिर है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसे बयान किस मुंह से दे रहा है। अडियाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहां से तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए वो हमें कैसे इंसाफ दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरियम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर खत्म करवाए गए। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। ऐसी तरामीम की गई
जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। नैब कवानीन में तरामीम करके अपनी चोरियां छुपाई गई हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क का कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर का साथ देती है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया और ISI यहां लगी है कि कौन जेल आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। अब एक बात पे आप गौर करें कि ये कितना बड़ा आदमी है और कितना मजबूत आदमी। पूरा का पूरा निज़ाम लरज़ रहा है, कांप रहा है, डर रहा है इस आदमी से। और ये आदमी जेल के एक छोटे से कमरे के अंदर बैठकर आज भी अपनी बात नहीं कर रहा। वो ये कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करता हूं डील, मेरे मुल्क की बात करो, मुझे कायल करो, पीछे हट जाता हूं। वो साफ कहता है यार मेरा छोटा सा कमरा, पंखा बंद होता है तो ये ओवन बन जाता है। तो वो मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है जिनके ऊपर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है। सोचिए कि वो आदमी जेल में बैठकर भी आपके बारे में सोच रहा है। और इनकी पार्टी की हालत ये है कि दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज हुई और एहतजाज तो किया PTI ने। इतनी गर्मी के अंदर इतने लोग निकलना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान ने जितनी कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए, क्या इस पार्टी ने उतना इमरान खान को रिस्पॉन्ड बैक किया है या वापस उतनी ज़ोर से इमरान खान की हमायत की है? तो जवाब है अब तक तो नहीं किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।